व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तीसरा हम लोग का टॉपिक था व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है। और व्हाट्स मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में 2 पॉइंट हम लोगों ने ड्रॉप आउट किया था। उसको हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म करते हैं, जिसका आज क्लास हम लोग को अलग से हम लोगों ने रखा था, चूंकि 2027 के लिए भी है। चौथा जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा इसमें, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। ठीक है। और इसमें हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस में 3 चीजों को पढ़ा था हम लोगों ने। लैंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है। और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो। आज हम लोगों को फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ना है, जिसमें से हम होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पढ़ेंगे। एक बार फ्यू रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज फेडरलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेन पावर आर शेयर्ड अमॉन्ग, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इज नोन एज फेडरलिज्म। पहला फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 2 और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। दूसरा में पढ़ा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न ऑन द सेम सिटीजन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया था जुरिडिक्शन। ठीक है ना। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में यहाँ पर भी 3 चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। इस टॉपिक में 3 चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें से पहला क्या था भाई, यूनियन लिस्ट। दूसरा क्या था, स्टेट लिस्ट। तीसरा क्या था, कॉन्क्रुएंट लिस्ट। और चौथा क्या था भाई, रेसिडुअल लिस्ट। ये सारे ऑलमोस्ट टॉपिक हम लोगों के क्लियर है। जितना भी क्वेश्चन अब तक सीबीएसई बोर्ड दे चुका है, जितने प्रकार का क्वेश्चन पूछ चुका है, we have almost discussed about all the types, all the questions. Either it may be the MCQ, it may be the short answer or it may be the long. कहीं पर कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्या क्या होती है कि भाई ये हम लोगों ने जून जुलाई में पढ़ लिया, सितंबर में आपका मिड टर्म एग्जाम होता है, तब तक इसको बच्चे जो है वो सीरियसली लेते नहीं है। जनवरी फरवरी में बर्डन आ जाता है भाई एग्जाम का। अब ये पता नहीं चल पाता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कितने समय पढ़े, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो जो है वो हमने बना दिया है। वीडियो को भी आप देख करके उसको रिव्यू कर सकते हैं। और एक चीज और बता रहे हैं, वीडियो जो है वो मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जा रहा है वो यूट्यूबर बनने के उद्देश्य से नहीं है, सीधे सीधी बात। इस वीडियो को बनाने के पीछे सीधा मेरा कंसेप्ट जो है वो ये है कि मेरे यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं वो अगर पूरा इस क्लास को रिव्यू करना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें,
तो वो अपने स्तर से जब चाहे तब इसको रिव्यू कर, ठीक है। ये एक जरिया है यूट्यूब पर डालने का। आपके पास रहेगा, कलेक्शन रहेगा, तो जिस भी चैप्टर की इच्छा होगी उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, फाइनल चैप्टर को पैक करते हैं। क्या पढ़ना हम लोग को? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का दो चीज हमारा छूट गया है, छूटा नहीं है, वो भी छूटा नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन में बखूबी उस चीजों को पढ़ाया। ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का 7th फीचर्स है, 7th फीचर्स। इसमें से हमको दो चीज मुख्यतः पढ़ने हैं। क्या चीज? होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरल, और दूसरा है कमिंग टुगेदर फेडरल, कमिंग टुगेदर फेडरल, ठीक है। किताब से एनसीईआरटी से पढ़ने हम लोग डिस्क्रिप्शन ले लें तब समझ में आए। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है? कमिंग कमिंग का मतलब होता है साथ आकर संघ बनाना, है ना। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया ढंग से समझ लेना है। इसका मतलब है कि साथ आ रहे हैं। साथ आने का मतलब क्या है कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन यूरोप दैट हैव टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। वहां पर दो तरह की सरकारें हैं, एक तो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? अब वहां पर व्यवस्था क्या है कि द पावर दैट हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट गॉट द सेम पावर गॉट द स्टेट गवर्नमेंट। जितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लगभग उतना ही पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बोथ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। दोनों ही स्तर की सरकारें क्या है भाई? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है भी, और दोनों के पास जो पावर है वो भी क्या है भाई? सेम है। इसलिए एक सरकार दूसरे सरकार के लिए सबऑर्डिनेट नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। तो जब अपने अपने स्तर से ये अपने अपने शासन व्यवस्था को चलाएंगे तो हाउ दे कैन यूनाइट द नेशन, हाउ दे कैन मेक अ यूनिटी फॉर द नेशन, हाउ दे कैन स्ट्रेंथ टू द नेशन, हाउ दे कैन कलेक्ट देयर आइडेंटिटी। वो अपनी पहचान कैसे बनाएंगे, देश की एकता को कैसे संभाल करके रखेंगे, देश की यूनिटी को कैसे बनाएंगे। इसके लिए क्या होता है, अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार एक साथ मिल करके और एक संघ क्या क्या करती है? निर्माण करती है, जिसको हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? नहीं समझो? फिर से समझो। मान लो कि यूरोप का एक देश है अमेरिका, तो अमेरिका में जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ऑस्ट्रेलिया ले लो, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। 3 देश का एग्जांपल है, कौन कौन सा? अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, और बोलिए जल्दी से, वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जल्दी से पढ़ाया हुआ है, जल्दी से बोलो। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड किसका है? वो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत क्या आएगा? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग समझो, यूएसए जो है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। स्विट्जरलैंड है, जितना स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो जब अलग अलग पावर है और अलग अलग सरकार जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देश की सीमा क्या है भाई बेटा? देश की सीमा तो एक ही है, घर क्या हो चुका है? अलग अलग बढ़ चुका है, ठीक है।
तो मान लो कि अकेले अकेले घर रहेगा तो कोई भी दुश्मन आकर के आराम से क्या करेगा भाई, आपको परेशान करके चला जाएगा। तो ये अलग अलग घर वाले लोग यानी अलग अलग स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके और अपने लिए एक अलग क्या करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं, जिससे अपनी पहचान को, आइडेंटिटी को, अपनी यूनिटी को और अपने सॉवर्जिनिटी को क्या कर सके, बरकरार रख सके, ताकि इनमें काफी ज्यादा एकता रहे, अपना पहचान रहे और अपना आत्म स्वावलंबन रहे। ठीक है ना। इसके लिए जब संबंधित राज्य और केंद्र मिल करके क्या बनाते हैं, एक गुट बनाते हैं, उस गुट को क्या कहेंगे हम, फेडरल के नाम से जाने। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है ना, स्वयं से लोग क्या कर हो रहे हैं, आ करके और एक संघ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, समझ में बात आई। सीधा सीधा कंसेप्ट समझो कि जब अलग अलग राज्य और केंद्र मिल करके और अपनी पहचान के प्रति, अपनी एकता के प्रति और अपने स्वावलंबन के प्रति जब एक गुट बनाते हो, उस गुट को हम कमिंग टुगेदर यानी साथ आकर संघ बनाने के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जांपल 3 देश है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है और यूएसए। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, किसी को कोई दिक्कत। अगला चलते हैं क्या, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड मतलब पकड़ना, पकड़ने का मतलब साथ लेकर के चलना। ये कब होता है, इफ देयर इज अ बिग कंट्री, बहुत बड़ा देश है ना, एंड द पावर इज डिवाइडेड अमंग सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और पावर को क्या कर दिया गया भाई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य बांट दिया गया है। ठीक है, उस स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य सरकार है, ठीक है ना, वो मिलकर के क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पावर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम होती है। और स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग राज्यों के पास इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनको स्पेशल पावर होता है, विशेष शक्तियां होती है, जिसको हम विशेष राज्य के दर्जा के भी नाम से जानते हैं। तो एक बहुत बड़ा देश है, वो राज्यों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। उन राज्यों में भी डाइवर्सिटीज है, विविधताएं हैं, लेकिन देश की एकता को क्या करना भाई, संभालना है। देश में विविधता को भी संभाल करके चलना है, अपनी पहचान को भी क्या करना है, बनाना है, और अपने देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसलिए जितने राज्य हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ये होल्ड करके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को अपने साथ लेकर के चलती है। तो जब इस तरह का फेडरल बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, होल्डिंग टुगेदर फेडरल। इसके 3 देश एग्जांपल हो गए, इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया और स्पेन हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। पढ़ना क्या है ये तो समझना जरूरी है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ चीज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का 7 फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अगर कोई बच्चा फ्रेशर एडमिशन लिया, नया ऑफलाइन क्लासेस कर रहा है और उसके बारे में उसको समझाया नहीं है और किताब का रीडिंग कर दिया है, तो कंसेप्ट नहीं होगा क्लियर। व्हाट वी हैव टू स्टडी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द पार्टिकुलर टॉपिक, दैट मस्ट बी क्लियर। ये क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किताब पर नजर रखेंगे, 7वां फीचर देखें, एक एक शब्द को समझेंगे। जहां दिक्कत होगा हाथ उठा देंगे, हम खुद स्वयं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। कह रहा है कि द फेडरल सिस्टम thus has a dual objective to safeguard and promote unity of the country। जो फेडरल सिस्टम होता है वो दोहरे विकल्प पर काम करता है। जो फेडरल हम बनाते हैं, संघीय व्यवस्था को क्या करते हैं, हम बनाते हैं, वो उसका दोहरा विकल्प होता है। फेडरलिज्म का ये दोहरे विकल्प पर काम करता है। पहला विकल्प क्या कर रहा है, सेफ गार्ड,
सेफगार्ड मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी और यूनिटी। यानी जब भी हम फेडरल बनाते हैं, जब भी हमारे फेडरल का कॉन्सेप्ट आता है, हम संघ बनाने की बात करते हैं, तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती है कि हम फेडरल बना क्यों रहे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या उठेगा कि हमको अपने आप को क्या करना है? सेफ गार्ड करना है, सुरक्षित करना। दूसरा क्या आएगा कि हमको अपने आप में यूनिटी बनानी है, यानी एकता बनानी। तो ये कैसे आएगा? सेफ गार्ड करने की जरूरत क्यों है? ये अलग अलग घर है और अलग अलग घर के मालिक अलग अलग है भाई। और जब हम आपस में प्लस में नहीं रहेंगे, मतलब जुड़े हुए नहीं रहेंगे और हम क्या रहेंगे? कमजोर रहेंगे, तो कोई भी हमको क्या कर लेगा? दबा देगा, तोड़ देगा, परेशान करेगा। आज जब तीनों घर आपस में क्या रहेंगे? जुड़ जाएंगे, तो कहीं से भी अगर किसी तरह की परेशानी हो तो बाकी दो घर क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है? सुरक्षित करना है। और जब सुरक्षित हो जाएंगे, कब सुरक्षित होंगे? जब हम यूनाइट होंगे। तो ये दो उद्देश्यों के से संबंधित हम क्या करते हैं? फेडरलिज्म का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? फेडरल बनाने के पीछे दो मुख्य कारण होता है, दोहरा विकल्प होता है। एक विकल्प होता है अपने आप को क्या करो? सुरक्षित करो, और दूसरा विकल्प होता है कि अपने आप को यूनाइट करो, यानी एकत्रित करो, एकता में बांधो। क्लियर? यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate a regional diversity। और तीसरा कह रहा है कि तीसरा विकल्प, तीसरा सोच क्या होता है फेडरल बनाने का? तो तीसरा सोच होता है भाई accommodate रीजनल डाइवर्सिटी। ये तीन उद्देश्यों के संदर्भ में क्या बनाए जाते हैं? तो दो तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज का मतलब क्या हो? ये जो भी राज्य होते हैं या जो देश होते हैं, उसमें रीजनल डाइवर्सिटीज होती है, यानी क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं। किस बात को लेकर के? रीजनल डाइवर्सिटीज कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? तो पहला शब्द है डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा जो शब्द बना हुआ है, दूसरा जो शब्द है जो किसको आइडेंटिफाई करता है? रीजनल डाइवर्सिटीज को। रिलीजन, मतलब धर्म की विविधता, भाषा की विविधता, कास्ट, जेंडर। ठीक है। ये इतने तरह की विविधताएं हैं, इन सारे विविधताओं को एक साथ क्या कहेंगे? रीजनल डाइवर्सिटी। अभी और शब्द हैं, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक रूप से भी राज्य क्या है भाई? कोई पर्वत वाला है कोई राज्य, कोई पठार वाला राज्य है, कोई -डिग्री टेम्परेचर वाला राज्य है, कोई डेजर्ट वाला राज्य है। तो ये सब चीज लेकर के एक शब्द बनाया गया है, रीजनल डाइवर्सिटी। यानी जब भी हम फेडरल का निर्माण करते हैं, तो ये सबको हम एक साथ लेकर के चलते हैं। यानी पहले हमारे दिमाग में हमारी सुरक्षा आनी चाहिए, दूसरा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई देश के अंदर जो रीजनल डाइवर्सिटीज है उसको एकोमोडेट करना है। एकोमोडेट का मतलब क्या करना है? संभालना है, उसको उद्देश्य को लेकर के चलेंगे, और ताकि हम अपनी यूनिटी को क्या कर सके? बरकरार रख सके। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द कंसेप्ट टू बिकम अ फेडरल? हम संघ क्यों बनाते हैं? तो ये डुअल ऑब्जेक्टिव पर काम करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सेफगार्ड करने के उद्देश्य से। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? यूनिटी हो। और तीसरा क्या हो गई? रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के। Sometimes accommodate a regional diversities. Therefore, two aspects are crucial for the institution and a practice of a federalism. इसलिए दो चीजों पर गहरे तौर पे क्या करना चाहिए? हमें बातचीत करनी चाहिए।
गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ अ पावर शेयरिंग। पहला क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ अ डिफरेंट लेवल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट, उनको जो संवैधानिक शक्तियां मिल गई, वट एवर द पावर that they got from the constitution, they should have to agree from the power given or taken by the constitution। जो भी संविधान द्वारा बेटा उनको शक्तियां मिल गई, उन शक्तियों को लेकर के संतुष्ट होना चाहिए। केंद्र सरकार को जो शक्ति मिल गई उससे संतुष्ट रहे, राज्य सरकार को जो संवैधानिक शक्ति मिल गई उससे संतुष्ट रहे, लोकल गवर्नमेंट को जो शक्ति मिल गई उससे संतुष्ट। तो जब सब कुछ संतुष्ट ही हो जाएगा तो देयर इज नॉट अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो कोई विवाद का कारण नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला हुआ है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, उसको लेकर के क्या होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। हर किसी को ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट पे क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो हमको जितना पावर मिल गया भैया उसी में हम काम चलाएंगे, हमको अतिरिक्त पावर की कोई जरूरत नहीं है। और जो अपने अपने लेवल पर सरकारें काम कर रही हैं उस पर हमको पूर्ण भरोसा है। An ideal federal system has both aspect, mutual trust and agreement to live together। इसलिए एक आइडियल जो फेडरल सिस्टम है, आदर्श संघीय व्यवस्था वाला जो देश है, वहां पर दो शब्द काम करता है। पहला शब्द का क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट, नैतिक क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और एक ही देश में चूंकि अलग अलग सरकारें हैं तो एक साथ हम आसानी से क्या कर सकते, अपना जीवन गुजर बसर कर सकते। The exact balance of a power between the central and the state government vary from one federal to another। कह रहा है कि the actual balance of a power से हर फेडरल या वन फेडरल टू अनदर फेडरल का मतलब समझ रहे हैं आप, वन फेडरल टू अनदर फेडरल, ये समझना है। क्या कह रहा है, द एक्चुअल पावर शेयरिंग फ्रॉम वन फेडरल टू अनदर। ध्यान दीजिएगा, वन फेडरल टू अनदर फेडरल, इसका मतलब हुआ एक देश से दूसरे देश। पावर क्या होता है, वायरी करता है, वायरी करेगा। मतलब एक देश में जैसा पावर दिया गया है राज्य को या सेंट्रल को, वैसा पावर दूसरे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब जो पावर शेयरिंग भारत में किया गया वो पावर शेयरिंग आपको अमेरिका में देखने को नहीं मिलेगा, जो पावर शेयरिंग बेल्जियम में किया गया वो पावर शेयरिंग ऑस्ट्रेलिया में देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए एक संघीय राज्य से या एक संघीय देश से दूसरे संघीय देश में पावर हमेशा क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ये एक समान नहीं रहते, ये कह रहा है। The exact balance of a power sharing between the central and the state government vary from one federal to another। This balance depend mainly on the historical contents in which the federation was formed। अब कह रहा है कि ये क्यों होता है, क्यों एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो फेडरल सिस्टम के पावर है वो बदलते हैं, वैरी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है इस हिस्टोरिकल फॉर्मेशन कि उस राज्य उस देश का किस तरह का निर्माण है, उस देश का किस तरह का इतिहास है। अब मान लो कि एक ये वाला लाइन समझ में आ गया हो ना, ये वाला लाइन समझ में आ गया। द पावर शेयरिंग बिटवीन वन फेडरल टू अनदर फेडरल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑलवेज वैरी। ये क्या करेगा, वैरी करेगा। क्यों वैरी करेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई वन फेडरल टू अनदर फेडरल द पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वैरीज। समझ में बात आ रही है, एक देश से दूसरे संघीय देशों के बीच
पावर जो शेयरिंग होता है वो क्यों विभिन्न होता है या बदलते रहता है? क्यों है भाई? उसका पीछे कारण है द फॉर्मेशन ऑफ वन फेडरल टू अनदर फेडरल। द फॉर्मेशन मतलब क्या? बनावट। द फॉर्मेशन ऑफ वन फेडरल टू अनदर फेडरल डिपेंड ऑन इट्स हिस्टोरिकल। किस पर निर्भर करता है? स्टोरी पर, मतलब उसके इतिहास पर क्या करता है? निर्भर करता है। एज फॉर एग्जाम्पल ले लो आप इंडिया, तो भाई इंडिया का जो इतिहास है वो तो ये बताता है कि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट मेल फीमेल, सारे लोग क्या करते हैं? यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ का इतिहास बताता है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर स्टेट है ना। हमारे यहाँ सभी धर्मों को एक समान क्या किया जाता है? अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पर फेडरल में जब पावर शेयरिंग होगी वो तो सबके लिए क्या होगी? बराबर होगी। और मान लो कि कोई ऐसा देश है जो डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ फेडरल कंट्री और वहां पर एक ही रिलीजन है, धर्म क्या है? एक ही है, तो वहां पर फेडरल सिस्टम के पावर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? उस देश के अलग होंगे। इसलिए हर देश के ऐतिहासिक बनावट के ऊपर, उसके इतिहास के ऊपर यह फेडरल व्यवस्था का पावर शेयरिंग क्या करता है? निर्भर करता है। क्लियर? Thus there are two kind of the routes through which a federation has been formed. इसलिए दो तरीके से फेडरलिज्म को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। The first, पहला तरीका क्या है? The first route involve independent state. पहला तरीका क्या है? कि जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं coming together on their own to form a bigger unit. जितने भी राज्य हैं वो स्वयं से क्या करते हैं? आ करके और एक बड़े इकाई का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बिगर यूनिट यानी बड़े इकाई का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। सो दैट बाय पोलिंग सबर्जिनिटी, ताकि वो अपने सबर्जिनिटी को क्या कर सके? पोल कर सके, यानी आत्मनिर्भरता को क्या कर सके? मजबूत कर सके। एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, पहले क्या बनाया? आप एक साथ आकर के क्या कर रहे हैं? वो कमिंग टुगेदर कर रहे हैं। क्या कौन लोग कर रहे हैं? तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी को पोल कर सके। दूसरा किस लिए भाई? क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी को रिटेन कर सके, यानी अपनी पहचान को बना सके। और तीसरा क्या कर रहा है? दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, ताकि वो अपनी सुरक्षा को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। समझ बात आई? अब यहां पर तीन शब्द आ रहा है। सॉवरेनिटी, क्या कौन कौन से शब्द आ रहा है? सॉवरेनिटी, दूसरा शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। दूसरा शब्द पहला शब्द, दूसरा शब्द आइडेंटिटीज, और तीसरा शब्द सिक्योरिटी। कौन लोग आ रहे हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट। किस लिए आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? ताकि वो आत्मनिर्भरता को बरकरार कर सके, अपनी पहचान को बना सके और अपने आप को सुरक्षित कर सके। इसलिए जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट है अपने लिए क्या बनाते हैं? इक्वल टू क्या बनाएंगे? बिगर यूनिट, एक बड़े इकाई का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और यही बड़ा इकाई क्या कहलाएगा? फेडरलिज्म। समझ में बात है कि ये किसके लिए कंसेप्ट हुआ? किसके लिए? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। याद हो गया?
कोई कोई ऐसे देश हैं जिनके इंडिपेंडेंट स्टेट अपने सबर्जिनिटी के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, एक बड़े बिगर यूनिट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, फेडरल कंट्रीज के नाम से। क्लियर? इसके एग्जांपल कौन हो गए भाई? यूएस, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गया? याद हुआ? They can increase the security. This type of a coming together federalism includes the USA, Switzerland and Australia. Clear? उसके बाद कह रहा है कि in this first category of a federation, all the constituent units, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, all the constituent units, all the constituent states usually have a equal power. सारे स्टेट्स के पास क्या होते हैं, एक समान पावर होते हैं, and are strong vice versa फेडरल गवर्नमेंट, और ये फेडरल गवर्नमेंट से भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग माने। पहला क्लियर? किसी को कोई डाउट है जी? दूसरा चलते हैं, द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री। दूसरा तरीका क्या है, एक बहुत बड़ा देश decided to divide its power between the constituent states and national government। जहां पर एक बहुत बड़ा देश है जो कह रहा है, निर्णय लिया कि अपने पावर को क्या कर देना है, कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स में यानी अनुसांगिक इकाइयों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करना है, बांट देना। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, अनुसांगिक इकाई। तो अनुसांगिक इकाई के अंतर्गत क्या आएगा, स्टेट। तो हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से बहुत सारे स्टेट हैं, दे हैव अ नॉर्मल आइडेंटिटी, नॉर्मल पावर, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं दैट हैव अ स्पेशल स्टेटस, कुछ उनके पास विशेषाधिकार। तो इन दो तरह के राज्य हो गए, दैट हैव अ स्पेशल स्टेटस एंड दैट हैव अ नॉर्मल स्टेटस। लेकिन दोनों में देखो कि पावर के शेयरिंग है। एक तीसरा कौन सा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट। तीनों ही स्तर पर क्या हो रही है, पावर का शेयरिंग हो रहा है, क्योंकि देश क्या है, बड़ा है। स्वयं से क्या कर दिया, पावर को बांट दिया, किसके बीच में, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्वयं से पावर को क्या कर दिया, बांट दिया। States and the national government, India, Spain and Belgium are an example of this kind of a holding together federalism. India, Spain और Belgium holding together federalism का क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। In this second category, the central government tends to more powerful. होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास क्या होता है, ज्यादा पावर होता है, ज्यादा शक्तियां होती है। वाइस विस किसके सापेक्ष में, किससे कंपेयर करेंगे तो स्टेट्स। यानी सीधे सीधे कहा गया कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ मोर पावर देन द कंपेयर टू द स्टेट्स और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। ठीक है? Very often different constituent unit of the federation has by unequal power। इसके अलावा भी कहा कि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है जिनके पास अनइक्वल पावर है। अनइक्वल पावर का मतलब, मान लो कि जो आपका 7 गो 9 यूनियन टेरिटरीज है, वो भी तो स्टेट्स ही है, वो भी तो स्टेट्स ही है, लेकिन उनको राज्य जैसा पावर नहीं दिया गया। Some units are ग्रांटेड स्पेशल पावर। कुछ यूनिट्स को हमारे देश में क्या है, स्पेशल पावर यानी विशेषाधिकार। क्लियर हो गया? ये दोनों को हमने होल्ड पर रखा था क्योंकि ये 2027 के लिए वीबीआई, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? आज चैप्टर हम लोग का फाइनली कंप्लीट हो गया, फेडरलिज्म। ठीक है? कल से व्हाट एवर यू डिसाइड, कौन सा बुक का पढ़ना चाह रहे, सिस्टम में कौन सा पढ़ेंगे आप लोग, जल्दी से डिसाइड कीजिए। इकोनॉमिक्स, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 2। ठीक है? और या तो बोलो तो पूरा फेडरलिज्म का एक दिन डाउट क्लास रख देते हैं कल के लिए, जैसा सजेशन को। अगर बोलो तो डाउट क्लास रख देते हैं, अगर कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, जो भी डाउट होगा वीडियो से देख लो,
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कल से डिसाइडेड है इकोनॉमिक चैप्टर 2 विल कंटिन्यू। हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, वो एग्जामिनेशन से थोड़ा दिन पहले, टर्म 1 का जब एग्जाम होगा उसके 1 महीना पहले, मतलब आफ्टर अगस्त। ठीक है, चलो।